हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ, खास करके जिसमें भारत केंद्र में है। आइए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। दरअसल अभी नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पत्रकार लेक्स फ्रीडमैन को अपना पॉडकास्ट, सोशल मीडिया में जिसे पॉडकास्ट कहते हैं उसे ट्रेडिशनल मीडिया में या कन्वेंशनल मीडिया में इंटरव्यू कहते हैं, तो अपना पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट में उसने चीन की तारीफ किया। वहाँ के जो अखबार हैं, चीनी अखबार हैं, वो सरकार के माउथपीस कहे जाते, चाहे वो जिन्हुआ हो या ग्लोबल टाइम्स हो। इन दोनों ने नरेंद्र मोदी का जो यह अप्रोच था पीसफुल को एक्सिस्टेंस का, जिसको उन्होंने कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोहराया। दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि भाई पड़ोसी हैं तो आपस में तनाव तो रहेगा ही, लेकिन बावजूद इसके दोनों देश समझदार हैं, वो आपस में मिलकर के आपसी मसलों का हल ढूंढ लेंगे और दोनों को आगे बढ़ना है। विस्तारवाद पर भी, जो पहले चीन को विस्तारवादी नीति का पोषक मानते थे, नरेंद्र मोदी ने चीन को पहले जो आड़व हाथ लिया वो छोड़ दिए थे। अब वो कहते हैं भाई ये विस्तारवाद का युग नहीं है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, चीन के लिए अच्छा नहीं। दूसरे शब्दों, भारत तो कभी विस्तारवादी नीति पर काम करता नहीं, लेकिन भारत को चीन के सापेक्ष रख करके उन्होंने यह सब बातें कही। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल अक्टूबर में जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से कजान शहर, रूसी शहर है जहाँ ब्रिक्स की समिट हुई थी, उसमें मिले थे, तो उसके बाद से ही जो आइस है, जो आइस की चादर फैली हुई थी वो पिघलने लगी थी। और ये गर्माहट जो दोनों देशों के बीच जो है उसके बाद आनी शुरू हुई। उसके बाद वांग ई से अजीत डोवाल, जो भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने मुलाकात किया और इस प्रकार से शीर्ष स्तर पर दोनों दोनों के बीच बातचीत हुई। तो नरेंद्र मोदी का ये पॉडकास्ट जो है चीन में बहुत ही हार्टली वेलकम किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इससे काफ़ी खफा है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का जिक्र कर दिया, खास करके सीमा पार से हो रहे आतंकवाद को लेकर के। और उन्होंने भी कह दिया कि रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए तो इस्लामाबाद गए ही थे। और उन्होंने जब पहली बार शपथ लिया था तो G7 के देशों को बुलाया भी था, उसमें पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी आए थे, लेकिन और तहरीके वहाँ हुर्रियत के नेताओं से नहीं मुलाकात किया, कश्मीर के, इसका भी जिक्र उन्होंने किया था। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में मोदी ने काफ़ी प्रयास किया शुरू में, लेकिन कुछ जब हुआ नहीं तो उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 के सभी मेजर पार्ट हटा दिए, 35A को हटा दिया, मोटे तौर पर अनुच्छेद 370(2), 370(3) को पूरी तरह से हटा दिया, 370(1) को संशोधित कर दिया, अनुच्छेद 367 के तहत राष्ट्रपति को थोड़े और पावर दे दिया कि किसी जगह के एप्लीकेशन के लिए संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ पाया और इस प्रकार से अब कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। पहले लोग कहा करते थे कि संसद में 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पारित कराना होगा, लेकिन संविधान संशोधन की जरूरत थी ही नहीं अनुच्छेद 370 हटाने के लिए, वो तो ओरिजिनल स्टैट्यूट में ही कह दिया गया था। भाई वहाँ के संविधान सभा से परामर्श लेकर के केंद्र वहाँ के उसमें राष्ट्रपति के माध्यम से, उसके आदेश के माध्यम से कोई भी रद्द बदल कर सकता है, चूँकि वो टेम्पोररी प्रावधान था। भाग 21 के अनुसार, संविधान के भाग 21 के अंतर्गत वह एक टेम्पोररी प्रावधान था, उसमें बदलाव के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने इसका फायदा उठाते हुए ये काम कर दिया और उनको वर्ष 2019 में इसका भारी लाभ भी मिला।
वो सोचे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वर्ष 2024 में उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। उनकी सीटें कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। अब उसमें बीजेपी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से यह बात और बलवती हो गई कि भाई बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार किए थे लोग लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए थे। और कई वर्गों ने मतदान में हिस्सा लिया तो जरूर, लेकिन मोदी के विरुद्ध उन्होंने मतदान किया, विरोधी दलों के पक्ष में मतदान किया। उसमें अनुसूचित जातियों द्वारा मतदान अम्बेडकर के मुद्दे और आरक्षण के मुद्दे पर सबसे प्रमुख माना जाता है। जो भी हो, लेकिन वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो लद्दाख को अलग कर दिया था जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से संघ राज्य में तब्दील कर दिया था, उसको लेकर के चीन काफ़ी खफा था। गलवान घाटी की घटना के बाद चीन और ज़्यादा उग्र हो चला था, लेकिन चीन को पहली बार रियलाइज हुआ, खास करके रूसी यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खिंच गया उसके बाद कि भारत को हराना मुश्किल काम है। भले उसने नेपाल के रास्ते लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को अपना वहाँ नेपाल ने अपने अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया और अपना बताना शुरू कर दिया। इसके लिए संविधान संशोधन किया KP शर्मा ओली ने, लेकिन लाखों ओला वो गिराते रहे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत के सेहत पर कोई खास असर नहीं हुआ। तो जब चीन के सारे दांव फेल हो गए और देखा कि भाई मैचिंग सेना वहाँ लगी हुई है, 55,000 करीब भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में लगी हुई थी, जहाँ चीनी सेना के आमने सामने ये थे। उसके बाद से कैलाश रेंज पकड़ने के बाद से चीन को रियलाइज हो गया कि भारत के पक्ष में चीज़ें हैं। भारत अब तो जाड़े से निपटने के लिए अपेक्षित शूज वगैरह का भी इंतजाम करने लगा है, यूनिफॉर्म का भी इंतजाम करने लगा है। इस वजह से भारत को परास्त करना कठिन काम है। इसी बीच भारत ने राफेल 36 राफेल को भी फ्रांस से खरीद लिया। भले ही वो मल्टी रोल मीडियम लड़ाकू विमान हैं, कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस से उसने खरीदा। और बहुत चीन उछल रहा था अपने J-20 और J-35 के बदौलत। J-35 को उसने पाकिस्तान को बेचा भी था। टू फ्रंट वार का खतरा भारत पर मंडरा रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए, चीन की हेकड़ी ठिकाने आ गई और चीन जो है भारत से दोस्ती का पैगाम लेकर के दौड़ने लगा। इसी के मद्देनज़र नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू चीन में बहुत वेलकम किया गया, चूँकि चीन की उन्होंने तारीफ किया और ये भी कहा भाई भारत चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ा बहुत सीमा पर तनाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार रिपीट किया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को, जो कि पंचशील में ओरिजिनली तय हुआ था 1955 में बांडुंग सम्मेलन के बाद बीजिंग में। तो इस प्रकार से चीनी मीडिया ने तो तारीफ किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी आलोचना हो चुकी। उन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया था पाकिस्तान को। अब देखना है चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग अगर रहते हैं तो नरेंद्र मोदी फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी स्ट्राइक कराने के लिए सक्षम होंगे। अभी टू फ्रंट वार के खतरे को देखते हुए वो नहीं करा रहे हैं। मुझे लग रहा है अब चीन को अपनी ओर मिलाना होगा, मिला करके तब पाकिस्तान को अलग थलग करना आसान हो जाएगा। जब तक चीन पाकिस्तान के साथ है तब तक उसे अलग थलग करना मुश्किल होगा। भले ही अमेरिका में इसमें सत्ता परिवर्तन होगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप चीन के ट्रेवल पर पाकिस्तान के ट्रेवल पर पाबंदी लगा दें और भारत का समर्थन करें पाकिस्तान की तुलना में, लेकिन फिर भी टू फ्रंट वार का खतरा तो बना ही रहेगा। इसके लिए रूस को मिलाना जरूरी, चूँकि रूस चीन को समझाएगा, और अमेरिका को मिलाना जरूरी, चूँकि अमेरिका से चीन डरता है, आज भी डरता है, चाहे जितनी भी धौंस जमा ले, चूँकि उसे पता है कि भाई चीन अमेरिका के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी उसने कभी नुमाइश नहीं किया, लेकिन जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन ऐसे भी पहले से घिरा हुआ है, और अब तो जो बाइडेन की सरकार भी चली गई जिसके लड़के के साथ कारोबारी रिश्ते थे चीन के। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।